ISRO, इसरो, ये नाम तो सुना ही होगा। And they succeeded. That is historical according to me. वो पहले प्रयास में सफल होने वाला हिंदुस्तान के वैज्ञानिक ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इंडिया ने खलाई मिशन मंगलयान में कामयाबी हासिल की है। It successfully entered into the orbit around Mars in its very first attempt. स्पेस में इसरो की सेंचुरी लग चुकी है। Space Agency has released some amazing footage of the way satellites are put up into space. A record 104 satellites went into orbit on Wednesday. 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4, 5. इसरो, ये नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो निश्चित रूप से आप जीके के एक कमजोर विद्यार्थी हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने बहुत सारे मौके दिए हमारे देश को गर्व से सिर उठाने का, बहुत सारे ऐसे मौके दिए जब हम दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने टक्कर दे पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। कभी एक ऐसा वक्त था जब हमने फ्रांस से, यूएसए से लॉन्च व्हीकल्स मांगे थे अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए, हमें मना कर दिया गया था। अगर मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान की शुरुआत की बात करूं तो उस समय हमारा देश बहुत ज़्यादा धन धान्य से सुशोभित नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी हमारे पास नहीं थी। तो इसकी शुरुआत की कहानियां कुछ इस तरीके की हैं कि हमने स्पेस क्राफ्ट के कुछ इंजन्स को बैलगाड़ी पर रख करके ढोया था, जहां से हमें लॉन्च करना था, और वहां से लेकर के आज हमारा इसरो इतना आगे बढ़ चुका है कि हम नासा को टक्कर देने की ताकत रखते हैं। आज हमारे लॉन्च व्हीकल्स इस क्वालिटी के हैं, इस कैटेगरी में आते हैं कि वो 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च कर सकते हैं, और वो भी सफलतापूर्वक। ऐसी न्यूज आपने जरूर सुनी होगी, चंद्रयान के बारे में जरूर सुना होगा, और अभी हमने मंगलयान के बारे में हाल ही में पढ़ा था, हाल ही में सुना था। 1, 2, उन 104 सैटेलाइट्स में हमारे देश के ही नहीं, पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स थे जिनको हमने उनके ऑर्बिट में सेटल किया था। आई होप आपको यह समझ आ रहा हो कि इसरो का कितना महत्व है। एक भारतीय होने के नाते हमें, आपको, हम सबको बहुत ज्यादा गर्व की अनुभूति होती है। एक ऐसा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है जो बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही कम खर्चे में बहुत बड़े बड़े टास्क पूरा कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मूवी आई थी ग्रेविटी, उसका जितना बजट था उतने बजट में हमने बहुत सारे स्पेस मिशंस को कंप्लीट किए हैं। आज मैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं जहां के 75% बच्चे करीब करीब इसरो जाते हैं, जहां पर इसरो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे पढ़ाई भी वही होती है जो इसरो को जरूरत है, ताकि हमें जो है आसानी से एक बहुत ही शानदार इंजीनियर मिल सके, एक बहुत ही शानदार साइंटिस्ट मिल सके, जो हमारे इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराने में हमारे देश की हेल्प कर सके, हमारा शान बन सके, हमारा सम्मान बन सके। तो चलिए रूबरू कराता हूं आपको उस कॉलेज से। दिस कॉलेज इज IIST तिरुवनंतपुरम। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक ऐसा कॉलेज जो सपोर्ट करता है आपके लाइफ को, आगे करियर को बनाने में इसरो के अंदर, है ना। आइए आगे की बातचीत करते हैं। NIRF रैंकिंग इस कॉलेज को दी जाती है 43 रैंकिंग। ठीक है, लेकिन इसकी ताकत, इसकी औकात बहुत बड़ी है, इन रैंकिंग्स पर मत जाइएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। एडमिशन नॉट थ्रू जोसा काउंसलिंग। यहां पर काउंसलिंग कहां से होती है भैया? IIST के अपने ऑनलाइन पोर्टल से होती है। क्लियर है मामला? कैंडिडेट्स हैव टू रजिस्टर ऑनलाइन ओनली थ्रू IIST ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल।
ठीक है, आगे मैं बातचीत और करूंगा कि कैसे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या और तरीके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं व्हाट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बहुत सारे बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होगा, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा हो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए देखते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होती है। पढ़िए, एरोस्पेस इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट में की इंजीनियरिंग में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है, जो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होती है, उसको हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहते हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की दो कैटेगरी मेनली देखने को मिलती है, पहली है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और दूसरी है एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नाम से मतलब कुछ समझ में आ जाता है कि एयर की कहीं ना कहीं से देखिए नाम में फील आती है। इस इंजीनियरिंग के तहत हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन्वॉल्व होने वाली मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड थियरीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर हम एयरक्राफ्ट पर ज़्यादा चर्चा करेंगे इस इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग से आप स्पेस क्राफ्ट को कैसे बनाया जाता है, उसकी मैकेनिज्म, उसकी इंजीनियरिंग, क्या उसकी थियरीज हैं, है ना, किस तरीके से वो ऑर्बिट में जाके सेट किया जाता है, उन सब पर आपको स्टडी कराई जाती है एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन द थियरी, टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ फ्लाइट विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो फ्लाइट से रिलेटेड कौन सी इंजीनियरिंग है? एरोनॉटिकल। लेकिन एस्ट्रोनॉटिकल की अगर मैं बात करूं तो ये फोकस करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस क्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल्स। ये वही लॉन्च व्हीकल्स हैं जो इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूं तो हमें फ्रांस एंड यूएसए ने नहीं दिया था, और हमने आज इस लेवल का डेवलप कर दिया है कि आज वो हमसे लॉन्च करवाते हैं। उसका रीज़न भी एक पड़ता है कि हम बहुत ही इकोनॉमिकल हैं, बहुत ही सस्ते में हम लॉन्च कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है भाई, कि कम पैसे में बहुत बड़ा काम करके जाना। ठीक है, और इसरो निश्चित रूप से इसके लिए सलाम के योग्य है। आइए देखते हैं, अगला है एवियोनिक्स। नाम से कुछ फील आ रहा है? एविएशन और है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इनको मिक्स कर दीजिए तो बन जाएगा एवियोनिक्स। इंजीनियरिंग इज सिमिलर बट डील्स विद द इलेक्ट्रॉनिक साइड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक साइड ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में आपको एवियोनिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अक्सर बच्चों को इन तीन नामों में कन्फ्यूज़न रहता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाई होने वाली है, उससे रिलेटेड आगे क्या जॉब्स मिलने वाली है। अब यहाँ से अंदाजा आपको लग गया होगा। ठीक है, आइए और चर्चा कर लेते हैं। अगली चर्चा है प्लेसमेंट एंड जॉब्स पर। यहाँ पर मैं निश्चित रूप से पैसे पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है ना। जैसे अगर वो वाली बात कही जा सकती है यहाँ पर कि कोई IITian है, अगर वो ये कह रहा है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो जो यहाँ काम करेगा ना इसरो में, वो कह देगा कि मेरे पास इसरो है ना। जैसे वहाँ पे बोला गया था ना मूवी में कि मेरे पास माँ है, सेम इमोशन है भाई इसरो के लिए। ठीक है, यहाँ भले पैसे कम मिले, ऐसा नहीं कि पैसे कम मिलते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे सैलरी 75,000 पर मंथ मिलती है, बट आपके रहने, खाने, मेडिकल, इन सब के खर्चे को गवर्नमेंट देखती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये भी तो एक जो भी कमाएगा उसको खर्चा करना ही पड़ेगा ना जी। हाँ, निश्चित रूप से बड़े बड़े प्लेसमेंट जो हम सुनते हैं वो नहीं लगने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन जो कमाएंगे आप वो बहुत बड़ी चीज़ होगी विद रिस्पेक्ट टू इन सब के, है ना। अगर मुझे मौका मिलता और मुझे सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलती तो मैं निश्चित रूप से ऐसी जगहों पर काम करना पसंद करता। चलिए आगे देखते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आपको प्लेसमेंट लगती है। ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हो। एक बार देख सकते हैं, इनमें से बहुत सारे नाम आप निश्चित रूप से सुने होंगे, जैसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, ये नाम जरूर सुना होगा आपने, सतीश धवन जी का। ये बहुत ही शानदार नाम है। समझिए, शानदार कह रहा हूँ क्योंकि भैया ये अब्दुल कलाम जी थे ना, उनके समझ लीजिए एक तरीके से गुरु थे। ये बहुत ही शानदार शख्सियत जिसने इसरो को कहाँ से कहाँ पहुँचाने में हेल्प करी है। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉप 10 स्पेस इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं भैया, है ना। इसको थोड़ा तेजी में बताएंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर दी है थोड़ी। तो IIST तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो देखिए भैया, यहाँ पे JEE एडवांस के थ्रू आपका एडमिशन होगा। काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आपको IIST ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के थ्रू कराना पड़ेगा। इसके बाद IIT बॉम्बे आता है, 3rd नंबर की NIRF रैंकिंग है, और एडमिशन के बारे में कैसे होता है ये आपको पता है। ठीक है जी, IIT कानपुर, अगला है IIT मद्रास, इसके बाद आता है IIT खड़गपुर। ठीक है, NIRF रैंकिंग इनकी यहाँ पर लिखी गई है। एडमिशन इन सब में JEE एडवांस के थ्रू ही होता है। अगर मैं IIST की बात करूँ तो ये JEE एडवांस के थ्रू एडमिशन तो करता है, लेकिन क्या करता है, अपनी एक खुद की लिस्ट निकालता है। जितने एप्लीकेंट्स वहाँ फॉर्म भरते हैं उनके JEE एडवांस के
क्या करता है भैया, रैंक को लिस्ट करके अपनी एक लिस्ट निकालता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप काउंसलिंग कराते हैं उनके ही पोर्टल से, ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि आपने फॉर्म ही नहीं भरा, ठीक है। आइए अगला देख लेते हैं। अगली चीज़ है भैया IIEST सिंहपुर। इस कॉलेज के बारे में मैं एक फुल रिव्यू लेकर के आने वाला हूं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वही हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है जी। आइए देखते हैं 21 NIRF रैंकिंग मिलती है, समझ में आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है ना, बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छा काम हो जाता है यहाँ पर। आइए देखते हैं, JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होगा, जोसा काउंसलिंग यहाँ पर हो जाती है। अगली चीज़ देखें, अब यहाँ तक तो सारे बेस्ट कॉलेजेस हमने लिख लिए हैं। इसके बाद जो भी आने वाले हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज है, ये बेंगलोर में है, 89th इसकी NIRF रैंकिंग आती है। कॉमेड के या KCET के थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके NIRF रैंकिंग ये है, कॉमेड के या KCET के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पर मैं जितने भी लिखने वाला हूँ ये 3 है ना, यहाँ तीनों के लिए कॉमेड के या KCET दे सकते हैं। KCET कौन देता है, कर्नाटक के जो बच्चे हैं, और कॉमेड के ये होता है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कंबाइंड एग्जामिनेशन, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है कर्नाटका के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बनाए हुए एक फर्म के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए कॉमेड के, और KCET के थ्रू तो आप प्राइवेट एंड सरकारी दोनों में जा सकते हो, ठीक है, ओके। एक चीज़ है VIT भोपाल, वैसे VIT वेल्लोर सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है इनके VITs के कैटेगरी में, लेकिन वहाँ पर जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग नहीं है VIT वेल्लोर में, VIT भोपाल में है। इसके NIRF रैंकिंग को मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि इन भाई साहब ने जो है VIT वेल्लोर वाला ही यहाँ पर चिपका दिया था, तो हमने उसको हटा दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो VIT EEE के थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये शुरू के जो 6 हैं यही जान है, यही शान है, यही सम्मान है, ठीक है। आइए आगे की बातचीत करते हैं। व्हाट इज इसरो आप बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बारी इसके बारे में मैंने चर्चा कर दी है ना, बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं इसके बारे में, तो एक बार बस जस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। कोर्सेस कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 4 ईयर जो डिग्री है, 4 ईयर डिग्री बीटेक, वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, और ECE एवियोनिक्स है ना। अरे भाई एवियोनिक्स क्या है, एविएशन का ECE है ना, नॉर्मल ECE, उसके बजाय यहाँ पर क्या है, एविएशन का ECE है ना, तो इसको बोलते हैं भैया जी एवियोनिक्स। तो ये 2 होते हैं, 2 ब्रांचेज हैं, एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, दूसरा क्या है, एवियोनिक्स है। अगर मैं 5 ईयर के कोर्स की बात करूं तो यहाँ पर बीटेक, यहाँ पर रहता है इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लस MS/MTech, ठीक है। आपको MS के साथ बीटेक प्लस MS मिल सकता है और बीटेक प्लस MTech मिल सकता है, ठीक है। ये डुअल कोर्सेस होंगे, डुअल डिग्री कोर्सेस होंगे। तो देख लीजिए MS किस में होगा वो देख लीजिए। बीटेक किस में करवाया जाएगा आपको, इंजीनियरिंग फिजिक्स में, ठीक है। इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपको बीटेक करवाया जाएगा, MS और MTech देखिए इनमें करवाया जाएगा। तो यहाँ पर नाम प्रस्तुत है, कृपया आप पढ़ करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ, तो यही कोर्सेस यहाँ पर मिलेंगे आपको। एडमिशन इन UG प्रोग्राम की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो 75% होना चाहिए भैया क्लास 12th के अंदर, अगर आप जनरल OBC और किस में आते हैं जी, EWS में आते हैं। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं तो 65 से आपका काम बन जाएगा। जे एडवांस का देखिएगा, जे एडवांस के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। IIST विल प्रिपेयर अ बीटेक एडमिशन रैंक लिस्ट, वो अपनी एक रैंक लिस्ट निकालती है ऑन द बेसिस ऑफ JEE एडवांस स्कोर। जितने बच्चे वहाँ फॉर्म भरते हैं उनके JEE एडवांस के स्कोर के हिसाब से वो ये चीज निकालते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द IIST बीटेक काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। अगर आप नहीं भरेंगे जी फॉर्म तो नहीं करवा पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर रहिएगा ये बात, ठीक। ऐसा ना हो कि आपने वीडियो तो सुन लिया, आपको पता भी नहीं चला कुछ भी। आइए सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो देखते हैं, ये भी बताता हूँ किसके रिलेटेड है। यहाँ पे देखें, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में टोटल जो है 75 सीट्स हैं, ठीक है। ECE की मैं बात करूँ तो 75 टोटल सीट्स हैं। डुअल डिग्री की बात करूँ तो टोटल 26 सीट है सिर्फ, कितने, टोटल 26 सीट्स है। तो नंबर ऑफ सीट्स निश्चित रूप से यहाँ पर कम ही है। अब ये जनरल, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, और ये जो है, ये जो लास्ट में लिखा गया है, ये जो लास्ट में लिखा गया है, ये है PM स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये रिजर्व सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए, ठीक है। टोटल सीट्स यहाँ पर देखिए आपको मिल जाए, ये रहा टोटल सीट्स। क्लियर है जी, ओके। अगला देख लेते हैं, इसरो एब्जॉर्प्शन स्टैट्स, ठीक है। ये आप, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर बाकायदे इसको मेंशन किया है कि कितने बच्चे जो है इसरो जाते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं 2020 की बात करूं तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में 38 बच्चे गए हुए थे, ECE में 43 गए हुए थे, डुअल डिग्री में 19 गए थे। टोटल देखिएगा 100 हो जाएंगे। 21 में कितने गए थे तो यहाँ पर देखिए भैया 87,
क्लियर है? उसके पीछे रीज़न भी है कि आपको बीटेक के दौरान, आप ऐसे समझिए अगर आप बीटेक की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, डुअल डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपके मिनिमम 7.5 CGPA आउट ऑफ 10 होना ही चाहिए, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। इसीलिए ये नंबर हमेशा वैरी करता हुआ आपको दिखेगा हर साल ये नंबर वैरी करता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो बच्चों पर डिपेंड करता है ना जी। आइए अगला देख लेते हैं। इसी तरीके से आप बीटेक एरोस्पेस में देख सकते हो और ECE के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगली चीज़ चर्चा का में लाते हैं। अगला क्या भैया? फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ग्रैंड टोटल एवरेज सेमेस्टर कितना आ रहा है? 91, मतलब करीब 92,000, करीब 92,000 देने पड़ते हैं। पहले साल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको वन टाइम पेमेंट भी देना पड़ता है, तो करीब 1 लाख के आसपास जो है 1 लाख के आसपास जो है आपको ये देना पड़ता है ना। 1 लाख के आसपास आपको पर सेमेस्टर देना पड़ता है। ये सेमेस्टर वाइज है, देखिए पर सेमेस्टर 1 लाख रुपए पहले, वैसे मैं बताऊं फर्स्ट सेमेस्टर में इतना देना पड़ेगा, बाकी सेमेस्टर में आपको इतनी फीस लगती है, दैट इज 92K, ठीक है। आइए अगली चर्चा करते हैं। फीस में क्या छूट मिल सकती है? अगर आप जनरल हैं, EWS में आते हैं, OBC में आते हैं और 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है, तो आपको ये ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। ये वाली ट्यूशन फीस, ये ट्यूशन फीस पे जो भी छूट मिलती है वो ट्यूशन फीस पे छूट मिलती है। बाकी आपको ये हॉस्टल एंड मेस फीस वगैरह देनी पड़ती है जी। क्लियर मामला? ओके, तो देख लेते हैं। ये जो है ना, ये सेकंड सेमेस्टर और उसके बाद के लिए है ना। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, ठीक है। अगर 5 लाख के आसपास है तो आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है। 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको इतना देना पड़ेगा। 1 लाख से कम है तो देख लीजिए 0 देना भैया जी। ST और SC/ST में कितना है? 0 देना पड़ेगा। मतलब कि कुल मिला के ऐसा ही रहता है करीब हर कॉलेज में कि SC/ST के बच्चों को यहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी है, और ऐसे जनरल EWS OBC के बच्चे जिनके फैमिली इनकम जो है 1 लाख रुपये पर एनम से कम होती है, उनको 0 फीस देनी पड़ती है ना। अगर हमारे घर की इनकम मान लीजिए कि 1 से 5 के बीच में है तो आपको इतना देना पड़ेगा ट्यूशन फीस। क्लियर है? अगला देख लेते हैं जी। स्कॉलरशिप फॉर टॉपर स्टूडेंट को यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। एक बार आप इनको देख लीजिए भैया। टॉप 5 स्टूडेंट्स इन JEE एडवांस एग्जामिनेशन अप टू 1000 रैंक, है ना। ये जो 1000 रैंक है ये CRL होना चाहिए, ये CRL रैंक 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई SC का बच्चा है और वो 1000 के अंदर आता है तभी वो एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसकी अपनी कैटेगरी वाली जो रैंकिंग है उसमें वो 1000। क्लियर है? तो ये बात समझ लीजिएगा, ये पढ़ के आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर देखिए लिखा होगा कि 9 CGPA यहाँ पर आउट ऑफ 10 मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये चीज़ मेंशन करी है कि आउट ऑफ 10 जो है 9 को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी आपको अगले सेमेस्टर्स में ये छूट मिलती जाएगी, ठीक है मेरे भाई। फुल फीस माफ़ होगी अगर आप टॉप 5 में आते हैं तो, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टूडेंट सिक्योरिंग ए CGPA ऑफ 9 और हायर इन अ गिवन सेमेस्टर वुड रिसीव 50% ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी नेक्स्ट सेमेस्टर में। जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 9 क्रॉस कर लिया, 9 CGPA, तो अगले सेमेस्टर में आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है जी। तो समझ में बात शायद आ गई होगी, ठीक। आइए अगला देख लेते हैं। टॉपर स्टूडेंट्स के लिए ही है ये चीज़। प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं उस तरीके से प्लेसमेंट की बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा नहीं जाता। उन्होंने जो मेंशन किया उसके हिसाब से ये हमें मिला है, ठीक है। इनका एवरेज पैकेज कहीं इसके आसपास ही जाता है, इसका मैक्सिमम पैकेज तो हमें मिला नहीं, और वो भी ये कोरा का लिखा हुआ एक पॉइंट है जो कि अभी एक बच्चे ने करीब 1.5 महीने पहले ही लिखा है, तो उससे हमें अंदाज़ा लगा है ये चीज़, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। इसरो की प्लेसमेंट की बात करें तो मतलब इसरो कितने बच्चों को लेके जाता है उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इसरो किसको लेके जाएगा यहाँ पर कृपया देख लीजिए। अगर आप, क्योंकि इसरो आता कब है देख ले भैया, 6th सेमेस्टर में आ जाएगा आपके बीटेक के, ठीक है। तब तक आपके 7 CGPA तो कम से कम बनी रहनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल बीटेक में 7.5 अगर आप पार नहीं हुए तो आप इस कॉलेज नहीं, अरे इस इंस्टीट्यूट नहीं जा पाएंगे, फिर इसरो नहीं जा पाएंगे। तो ये भी भैया कहीं ना कहीं, और 7.5 यार ठीक है, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, 7.5 बहुत आराम से लाया जा सकता है, बहुत आराम से। मतलब हमने अपने IIT में खेल कूद करके 8+ बना लिया था, खेल कूद करके कह रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, निश्चित रूप से उससे ज़्यादा तो 8 से ऊपर लाना ना ये कठिन होता है, देखो मैं खुद कहता हूँ। उसके लिए भैया जी तुम्हें कैंपस में जाके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है 8+, ठीक है, CGPA। चलिए जी, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अगर किसी और कॉलेज के बारे में जानना है तो निश्चित रूप से बताइएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।